हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। हफ्ते का शुरुआती दिन है। आज मदद करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब आपको रेडी नजर आए। अरुण जी, अरे अरुण जी बहुत बड़ा कर दी। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास। पहले जरा निफ्टी की मैपिंग कर लेंगे। नया हफ्ता है, आप कैसे देख रहे हो मार्केट की पोजीशनिंग को। उसके बाद जो क्वेरीज आई हुई है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खैर, आप लोग इस बीच एक काम करिएगा, रीच आउट करते रहिए। ये एक व्हाट्सएप नंबर 7045220000 इस पर, और साथ साथ हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे चाहे तो रीच आउट करें। लाइए जरा सा मार्केट स्क्रीन्स पे। ठीक है यार, ऐसा लगा था थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मामला ना हो जाए, लेकिन एज वी स्पीक हम दिन के हाईज के आसपास 845 दिन के हाईज हैं। हम 820 830 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सीमित दायरे में है, लेकिन लार्जली सुबह से हरे में है, और उस रेंज के अपर थ्रेशोल्ड पे हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं 80-85 पॉइंट मजबूती के साथ। तो स्क्रीन ठीक है। असल में डेवलपमेंट्स हालांकि लग इनकरेजिंग रहे थे, लेकिन लॉजिकली हम ग्लोब के साथ इन टैंडम ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह एशियन पीयर्स भी ठीक ठाक कामकाज कर रहे थे, और हमने भी, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी वैसे सुबह से 60 से 80 पॉइंट के बीच में झूल रहा था। जब तक हमारी ओपनिंग कंटिन्यूअस सेशन की शुरुआत नहीं हुई थी, तो 60 से 80 पॉइंट की बात नहीं लीजिए, अपर थ्रेशोल्ड पे तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं। और डेवलपमेंट्स दो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। अपने फ्रंट पे था कि ऐसा लगा है थोड़ा बहुत कि ट्रंप साहब ने इंडिया की थोड़ी सी बातचीत, तारीफ, और फिर पीएम मोदी सर ने उस पर थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करते हुए उस जेस्चर को, एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्या हुआ, वो फंसा हुआ मामला आगे बढ़ा। नहीं, जो जब से टैरिफ लगी थी, पीएम मोदी ने कोई डायरेक्ट उस पर रिवर्ट नहीं करा था। तो पहली बार इतने समय बाद एटलीस्ट एक होप जागी। हाँ, अब वो होप आगे कैसे बढ़ेगी, क्या वाकई होगा, क्योंकि आज सुबह एक डेवलपमेंट और भी था जिस पर रिएक्ट कर रहे थे कि रशिया पे सैंक्शंस 2.0 लगा देंगे। रशिया पे गाज गिरेगी तो फिर, क्योंकि हम वो ऑयल प्रोक्योरमेंट के चलते ट्रंप साहब की नाराजगी, तो थोड़े से समीकरण अभी भी डाइसी से हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे तो पर फिर भी एटलीस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड तो है ना। दूसरी तरफ हुआ क्या, यूएस में लेबर मार्केट के आंकड़े बहुत खराब आए। मतलब जॉब्स उतनी जनरेट कर नहीं पा रहा वहां का बाजार। इसका मतलब अर्थव्यवस्था दिक्कत में आ गई है, टैरिफ्स का असर दिखना शुरू हो गया है। अब अगर लेबर मार्केट और दूसरा इन्फ्लेशन, यही दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वहां पे। यूएस फेड या कोई भी, वैसे यूएस फेड ही क्या, कोई भी सेंट्रल बैंकर इन दो चीजों पे पैनी नजर रखता है। तो जॉब मार्केट गड़बड़ा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते जब फेड की 2 दिनों की बैठक होगी, तो ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया है कि 25 बेसिस पॉइंट्स कट तो आना है। बल्कि जिस तरह के लेबर मार्केट के आंकड़े आए हैं, उसको देख के लग रहा है हो सकता है 25 नहीं, फेड को मजबूरन 50 बेसिस पॉइंट थोड़ा सा अपफ्रंट लोड करना पड़े इकोनॉमी को वापस पटरी में लाने के लिए, जॉब मार्केट को सुधारने के लिए। और अगर इस बार 25 हुआ, तो हो सकता है आने वाले फेड बैठक में भी और दरों में कटौती आती हुई नजर आए। तो वो लिक्विडिटी के लिहाज से अच्छी खबर है। फेड काटेगा तो लिक्विडिटी जनरेट होगी तो आमतौर पर माना जाता है उभरते बाजारों के लिए अच्छी खबर होती है। तो खबरें पॉजिटिव थी। हाँ, उस पर हम लोग बहुत ड्यूली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए हैं। हर हायर लेवल पे मामला ठंडा पड़ रहा है। हमने देखा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है भारतीय बाजारों में, तो वो सबके बैक ऑफ द माइंड है। और दूसरा, कैसी भी खबरें आए, एफआईआई की पोजीशनिंग गड़बड़ होती चली जा रही है। भाई, वायदा में एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं, उसको और कैपिटलाइज कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। 93% शॉर्ट्स पे ले गए थे सिस्टम में फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। तो थोड़ा सा मामला डाइसी सा है। तो इसीलिए एक रे ऑफ होप है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में कोई कन्वर्जन नहीं है। इसीलिए इस तरह से सदा हुआ रिस्पॉन्स 1/3% ऊपर का। बैंक निफ्टी 1/4% इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स, ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर फेयर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:1 एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ कह लीजिए। ये देखिए, मिड कैप्स एट डेज हाइज, ब्रेथ ठीक है, सुबह से बढ़िया थी, अभी भी 2:1 का लार्जली रेशियो है, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 ग्रीन में। तो इंडेक्स से बेहतर ब्रॉडर मार्केट बैरोमीटर, और ठीक है अभी तक की स्थिति। कल खड़ी है एक एक्सपायरी,
पहली ऐसी वीकली एक्सपायरी जब पूरा समय मिल रहा होगा ट्यूसडे को निफ्टी की जब हो रही होगी। पिछली बार तो 2 ही 3 दिन में निफ्टी की एक्सपायरी हो गई थी पहली जो होनी थी, तो अब एक्चुअल एक पूरा साइकिल मिल रहा है। उस लिहाज से आज एक इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन भी है भाई, ऐसा भी रीड करिए। पर मंत्री साहब मजा तो नहीं आ रहा, मतलब बाजार अभी भी कंसर्न्ड है तमाम चीजों को लेकर। बड़ा सदा हुआ सा रिस्पॉन्स, दायरे में हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहा है नाम मात्र का। क्या लग रहा है निफ्टी का व्यू आप लोगों को कल की एक्सपायरी रिलेटेड? क्या ऐसा मान रहे हो आप कुछ कवरिंग आ पाएगी या कोई रीजन बनता नहीं है? क्या कर रहे हो निफ्टी पे आप लोग? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। क्लियर लॉन्ग करने की ही सलाह रहेगी और कल भी फ्राइडे के सेशन भी लॉन्ग करने की सलाह थी। आशीष जी, आपसे ही मेरी बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। 24,950 तक के लेवल्स निफ्टी में आते हुए नजर आएंगे। जो स्टॉप लॉस 24,600 के आसपास था वो 24,700 के आसपास आ चुका है, तो 24,700 इसका स्टॉप लॉस लगा के आपको निफ्टी में लॉन्ग रहना चाहिए। और कल का हाई भी आज क्रॉस हुआ है, तो मुझे लग रहा है 24,950 तक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा लेगार्ड है। बैंक निफ्टी का अगर मोमेंटम कैरी होता है या बैंक निफ्टी थोड़ा साथ दे देता है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी फास्ट आना चाहिए और 24,950 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, मन तो तेजी का ही है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, आज का सेकेंड हाफ भी इंटरेस्टिंग होगा सेशन का। एक आईटी इंडेक्स दिखाइए डाक्टर साहब, कैसा बिहेव कर रहा है इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स। आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है। आधे % दबाव के साथ फ्राइडे की इस वॉलेटिलिटी के बाद, क्योंकि ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ वॉइसेस सर्विसेज पे गाज गिराने की बात कर रही हैं। अभी तक गुड्स पे टैरिफ था, इधर लगना एक्चुअल पिंच होगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा। तो ये नर्वसनेस के साथ ये पॉकेट ट्रेड कर रही है, ये इस पे नजर रखिएगा। इसीलिए वो रिलेशनशिप्स में थॉ की जरूरत है, मतलब फ्रेंडलीनेस बढ़ने की जरूरत है। कि कहीं वो अलबल बोलते हुए यहां पे उतर आए तो मामला बहुत गड़बड़ाएगा, मूड बहुत गड़बड़ाएगा, और एक्चुअली अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत खराब होगा। जॉब मार्केट के लिए भाई बहुत डिपेंडेंस, असली एक्सपोर्ट तो हमारा आईटी सर्विसेज का है यूएस में, गुड्स का थोड़ा ना है ज्यादा। नर्वसनेस स्क्रीन पे दिख रही है, आईटी इंडेक्स एट डेज लोज। खैर, सवाल जवाब के लिए आज हमें, अच्छा पहले ऑन द शो दिखाना भूल गया। अभी क्या नया नया शुरू करा है ना, तो मैं भूल जाता हूँ, आदत में नहीं आया। आज के ऑन द शो दिखाइएगा। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स इस शो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बशर्ते वो महिलाएं जिनकी क्वेरीज हैं वो जुड़ रही हो एक एक करके। अभी सुना है कि 2 लोग कनेक्ट हुए हैं, 1-2 को पैच करने में इश्यूज आ रहे हैं। खैर, जियो फाइनेंशियल्स, वरुण बेवरेजेस, बीएचईएल, बीएसई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सीमेंस, और ये प्लेट फ्लिप होगी तो और जो स्टॉक्स हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये सब वो रेडार पर रखने वाले स्टॉक्स हैं। पहले, अच्छा आज हमें कानपुर, इंदौर, पुणे और जलगांव जाना है। अभी कानपुर और जलगांव की लाइंस पैच हो चुकी हैं, तो पहले कानपुर चला जाए श्रद्धा शुक्ला जी के पास। श्रद्धा मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रद्धा मैम, कैसा कर रहा है पोर्टफोलियो? सर बीच बीच में अच्छा करता है, फिर वही डाउन हो जाता है। इतना समझ नहीं आ रहा, इतना वॉलेटाइल है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अभी। ये पैच आते हैं, क्या करें, झेलने पड़ते हैं, बस बशर्ते अच्छी कंपनियां हो अपने पास। श्रद्धा मैम, स्टॉक कैसे चुनते हो आप? सर मेरे फादर हेल्प करते हैं और मेरे हस्बैंड दोनों हेल्प करते हैं इसमें, और बाकी ओके। पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास जियो फाइनेंस है, मैंने इसकी 2000 क्वांटिटी ली है, लास्ट ईयर ली। 2000? हाँ 2000। सर मैंने इसको परचेज किया था 337 के प्राइस पे। हाँ, और आइडिया क्या था, ट्रेडिंग करके निकल जाऊंगी या लंबी अवधि का सोच के लिया हुआ है? सर जियो फाइनेंस के लिए तो लॉन्ग रन का था। और ये आइडिया हस्बैंड का था कि फादर का था? सर जियो फाइनेंस के लिए दोनों का है। तो फिर तो बढ़िया है, दोनों मंजे पे खिलाड़ी हैं, दोनों कह रहे हैं जियो फाइनेंस रख लो। मंत्री साहब कह रहे नहीं कह रहे, ये पूछ लेता हूँ। मंत्री साहब, अभी फंडामेंटल्स पे रिपोर्ट करने के लिए है नहीं, सब कुछ वीव हो रहा है, स्टिच हो रहा है, जेवीज जोगीज हो रहे हैं, उतर रहे हैं बड़े पैमाने में हर जगह पे। आप, आई एम श्योर, आप मंत्री फिनमार्ट भी बहुत क्वेरीज आती होंगी जियो फाइनेंशियल्स को लेकर। चार्ट के समीकरण और आप लोग का व्यू इस स्टॉक पर लंबी अवधि के लिए कैसा लगता है?
आशीष जी डेफिनेटली अच्छा लग रहा है लंबी अवधि पे जितना टेक्निकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है 290 से 300 का हमने एक स्टॉप लॉस दे रखा है जियो फाइनेंस के लिए क्योंकि काफी क्वेरीज आती है आशीष जी और मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ है और रिसेंटली मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है पर जब तक 300 का लेवल होल्ड कर रहा है इनको बने रहना चाहिए 2000 क्वांटिटी इनके पास तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है और स्टॉक ऐसा नहीं है कि कोई मोमेंटम में नजर आ रहा है पर टेक्निकली मजबूत है इसलिए कोई एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी 300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें मुझे लग रहा है वो ब्रीच नहीं होगा और वापस शायद इनके प्राइस के आसपास स्टॉक वापस जा सकता है तो क्वांटिटी बढ़ाने की भी सलाह नहीं है जो एग्जिस्टिंग है इसको होल्ड करें और 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, जो है उसको होल्ड किया जा सकता है उन स्टॉप लॉसेस के साथ। मैम रखना है फिर 300 के स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो ये लगाएं और लंबी अवधि के लिए होल्ड करें। अच्छा सॉरी, जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा, सीएनबीसी आवाज और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है। तो श्रद्धा मैम आप भी, और अगर कोई सुन रहे हो उसके बाद व्यू बना रहे हो स्टॉक्स पे, इस स्टॉक पे, तो प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी, अपने ब्रोकर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। जलगांव से कल्याणी पाठक मैम जुड़ती हुई। कल्याणी मैम, नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैम। नमस्ते सर। अरुण सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बीएससी मैंने लिया है 2227 पे और मेरे 100 शेयर है तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो क्या करना चाहिए? और ये लेने का आइडिया कैसे आया? सर ये मेरे हस्बैंड ने सुझाया था, मतलब उन्होंने कहा था कि ये लेके रखो लॉन्ग टर्म के लिए। तो हस्बैंड की बात नहीं माननी है आपको क्या? फिर मानी ना सर। अभी अरुण जी लिए ने ना। बोला बेच दो तो आप बेच दोगे क्या? नहीं सर, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो रखेंगे, मतलब अच्छा खासा अरुण सर बेचारे प्रॉफिट। करें क्या बीच में, हस्बैंड और आपके बीच में। खैर अरुण सर, बीएससी लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिहाज से 2227 की खरीद है मेरी। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, आजकल बड़ा वॉलेटाइल हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा हम जानना भी चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए है कैसी स्टोरी है। ठीक है आशीष जी और लॉन्ग टर्म के लिए काफी एक्सीलेंट स्टोरी है आप जैसा कि जानते हैं सेबी चेयरमैन के कुछ कमेंट्स की वजह से स्टॉक गिरा था 2200-2100 तक के लेवल्स नीचे देखने को मिले थे तो शायद कल्याणी मैम में कंफर्मेशन लेना भी चाहती है तो कंफर्मेशन मुझे लग रहा है ऊपर के साइड ही देखने को मिलेगा पर टारगेट्स फिलहाल के लिए छोटे हैं 2500 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं 2100 का एक बेस है आशीष जी मुझे लग रहा है 2100 का बेस तोड़ेगा नहीं और उनकी बाइंग ठीक ठाक लेवल्स के आसपास है तो 2450-2500 तक के टारगेट्स तो इमीडिएट तौर पर मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए इनफैक्ट आज निफ्टी कैपिटल इंडेक्स का जो ओवरऑल इंडेक्स है आशीष उसमें ब्रेकआउट भी आया है तो मुझे लग रहा है 2450-2500 तक के टारगेट्स के लिए बने रहे वहां पे आएगा तो एक बार रिव्यू करेंगे और लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी मुझे लग रहा है आशीष जी जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आ जाता ये स्टोरी मुझे लग रहा है बरकरार रहनी चाहिए और इनको इनकी इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है काफी अच्छे फ्रूट्स इनको दे सकते काफी अच्छे फ्रूट्स दे सकती मैम। रखिए भैया बीएससी लिमिट, अच्छा हुआ कि मंत्री साहब और आपके हस्बैंड ने कोई वो मतभेद नहीं है, दोनों मानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, कंफ्यूजन ही नहीं है। मानिए फिर अपने हस्बैंड की बात। श्रद्धा मैम अगला सवाल। सर मेरे पास वरुण ब्रेवरेज है, मैंने 1000 क्वांटिटी परचेज करी है, प्राइस है 513। आइडिया किसका ये नहीं बता रहे आप? सर ये आइडिया मेरा था, मुझे लगा कि ये मतलब सीजन की वजह से समर्स में इसके रेट अच्छे आएंगे और इसमें जीएसटी लग गया तो ये फिर से डाउन हो गया। मुझे प्राइस मिल रहा था सर अभी 1 मंथ पहले, बट मैंने इसको सेल नहीं किया क्योंकि इसमें ब्रोकरेज व्यू 610-650 के आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको सेल नहीं किया। अगेन ये फिर से डाउन हो गया। फंडामेंटली तो ब्रोकरेजेस बुलिश हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, सही कह रहे हो आप। अभी अटका हुआ मामला है कंपनी अच्छी, पर मैम सही कह रही है, थोड़ी सी निगलिंग वरी हो सकती है नियर टर्म की, वो 40% स्लैब में जाने के चलते। वरुण बेवरेजेस लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स कैसे हैं? इसने बना के बहुत दिया था एक जमाने में पैसा अरुण जी, अभी देगा नहीं देगा ये बताओ। आशीष जी चार्ट थोड़े डिस्टॉर्टेड है जैसा कि मैम सही कह रही है जीएसटी की न्यूज के बाद स्टॉक ने अपना मोमेंटम खो भी दिया है तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मुझे लग रहा है साइडवेज रहेगा, नीचे में 450 ऊपर में 520 जहां पे इनकी बाइंग प्राइस के आसपास है, इसी के आसपास रहना चाहिए आशीष जी। फिलहाल रेंज यही निकल के आ रही है
पर चूंकि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, जैसा कि आपने सही कहा, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, पर चार्ट्स में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है कि इनका प्राइस जल्दी आता हुआ नजर आए, अनटिल अनलेस कोई अनाउंसमेंट या फिर कोई ना कोई चेंजेस आपको फंडामेंटली नजर आए। तो फिलहाल इनके लिए यही सलाह रहेगी कि 450 का जब तक लेवल होल्ड कर रहा है बने रहे, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज जरूर ध्यान रखें, स्टॉक तेजी से चलने वाला फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इनकी शायद क्वांटिटी 1000 शेयर्स के आसपास है, तो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने ली है। तो लेवल जरूर आएंगे, 500 510 के लेवल इनके जरूर देखने को मिलेंगे, पर थोड़ा स्लो मूविंग रहेगा और नीचे में 450 का एक सपोर्ट है, तो बने रहे और 450 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बने रहिए, मोमेंटम थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन 450 के एसएल के साथ होल्ड करें फिलहाल के लिए। आज एक पॉकेट देखिए क्या कमाल कर रही है। वीकेंड पे सारे ऑटो ओईएम्स ने प्राइस कट्स अनाउंस कर दिए, वे अहेड ऑफ 22 सितंबर, जब जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंट होगा, तो बेनिफिट्स एक्चुअली पास ऑन कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्क्रीन पर लेकर आइए भाई साहब, 3.5% मजबूती के साथ दिन के हाईज पे। टाटा मोटर्स ने भी सबसे पहले तो इसी ने अनाउंस किया था, 3.5%। इसने पैसेंजर व्हीकल्स का, इसने कमर्शियल व्हीकल सबके अनाउंसमेंट करे थे, एट डेज हाईज अब ट्रेड करता हुआ। उठाइए टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, सब टॉप गेनर्स में गजब के मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका रब ऑफ आपको पूरी की पूरी ऑटो एंसिलरी स्पेस में नजर आएगी। मंत्री साहब, आप भारत फोर्ज का चार्ट खोलना, भारत फोर्ज उठाइए, आज मेरे ख्याल से वायदा का टॉप गेनर है, 6-6.5% का उछाल, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं स्टॉक में। इसमें वो ना सिर्फ ऑटो एंसिलरी प्ले है, बल्कि वो डिफेंस रिलेटेड जो बार बार एग्रेसिव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में अनाउंसमेंट भी करा था उन्होंने, 950 एकड़ में एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स खड़ा करेंगे, वो सबका रिएक्शन है। प्लस संवर्धन मदरसन स्क्रीन पर आएगा, 4% उछाल। सोना BLW 3% मजबूती, सब के सब मजबूती। अच्छा, एक मिस कर गया मैं, ना सिर्फ टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड भी खींचिएगा स्क्रीन पे। अशोक लेलैंड बहुत अच्छा कर रहा है, 4% के आसपास का उछाल है, गजब के ये पॉकेट है। मंत्री साहब, वैसे मैंने तो सिर्फ भारत फोर्ज पूछने के लिए पूछा क्योंकि वायदा का टॉप गेनर है, अदरवाइज भी कोई ऑटो में आपकी पिक हो तो वो भी मेंशन करना। कैसा लग रहा है भारत फोर्ज? आशीष जी, एक्सीलेंट चार्ट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 1270 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा, और क्योंकि 6% चल चुका है तो थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा डिप में बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, पर चार्ट काफी मजबूत है और लगभग 2-3 हफ्तों के हाईज निकाल चुका है। तो 1270 जहां से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था आशीष जी, वो 1270 का ही लेवल था। वापस नीचे स्टॉक ने बेस बनाया, अगेन उसी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 1260 1270 वहां तक के टारगेट्स आएंगे। और आज के लिए मैं स्टॉक एक निकाल के लाया था, वो ऑटो सेक्टर से ही है, वो है टाटा मोटर्स। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। तो आज हमने इसको रिकमेंड भी किया है एज ए डिस्क्लेमर आशीष जी, और यहाँ से मुझे लग रहा है 750 तक के लेवल्स, 755 इनफैक्ट ये स्टॉक जा सकता है। तो टाटा मोटर्स पे थोड़ा अगर व्यू 2 से 3 हफ्ते का लेके बाई करते हैं तो 755 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और 691 का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। ये आज की पिक थी, तो इसे एसबीएस स्टॉक पिक कह दूं क्या मंत्री साहब? इस शो की पिक कह दूं? बिल्कुल आशीष जी, 100%। दिखाई दो ना, एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग दिखा के टाटा मोटर्स वापस स्क्रीन पे दिखा देना भाई, ये शो का पिक यही हो गया। चलो, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज तो अच्छा लग ही रहा है, आज बहुत तगड़े मूव्स आ गए, वो बात अलग, लेकिन अगर कोई पिक है स्पेस की वो है टाटा मोटर्स। मंत्री साहब कह रहे हैं इन लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। क्या 750 तक के टारगेट है ना मंत्री साहब? बिल्कुल, 750 755 यही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के टारगेट आते हैं, तो उसी के टारगेट मान के चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार वो प्लेट बनाएंगे डायरेक्टर साहब तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए ताकि सब रजिस्टर कर लें, एसएल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ कल्याणी मैम, अगला सवाल। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सीमेंस मैंने लिया था 3085 पे, 100 शेयर है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सीमेंस लिया था, आजकल सीमेंस एनर्जी के बोलबाले बहुत हैं। खैर, चार्ट्स पे इसके समीकरण कैसे बैठ रहे हैं सीमेंस के? 15 शेयर्स 3385 की खरीद और 250 रुपए मेरी खरीद भाव से इस समय मंत्री साहब थोड़ा सा नीचे चल रहा है। आशीष, चार्ट अच्छा है इसका, थोड़ा आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन में रह सकता है, जैसा कि ऑलरेडी 3 हफ्तों से देखने को मिल रहा है, पर 3000 के आसपास अच्छा बेस बन चुका है, तो ऑलमोस्ट 3-4% ऊपर अपने सपोर्ट से है। तो स्टॉक में बने रहे, मुझे लग रहा है 3300 तक वापस से जरूर स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। अनटिल अनलेस कोई मार्केट में कोई नेगेटिविटी आ जाए तो कहना मुश्किल है, पर 3000 का स्टॉप लॉस ला के बने रहे। टेक्निकली मजबूत है और पहला टारगेट 3280 का है,
3280 के ऊपर मुझे लग रहा है 3370 तक स्टॉक जा सकता है, तो इनके प्राइस आने की उम्मीद नजर आ रही है, पर एक स्टॉप लॉस 3000 का जरूर मेंटेन करें। अच्छा, एक स्टॉक जो मुझे अलग से पूछना था, मैंने आईटी के साथ शुरुआत करी थी, नर्वसनेस वहां थी। इन्फोसिस फ्राइडे को वोलेटाइल, आईटी वोलेटाइल हुआ था, मामला सुधर गया था, तो जाते जाते आईटी का नहीं सुधरा था, मार्केट का सुधर गया था बाद में। इन्फी आज भी सल कर रहा है, आज भी डेज लोस पे। मंत्री साहब, इसकी चार्ट पे पहले बाद में आता हूं, पहले क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं। श्रद्धा मैम, अगला सवाल। सर, मैंने भेल परचेज किया था 700 क्वांटिटी और प्राइस था 270। और ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म का या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला था? बीएचएल का आइडिया कैसा आया? सर, ये गाबा सर ने रिकमेंड किया था और ये टीएसटी ट्रेड मैंने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और ये डाउन के बाद इस प्राइस पहले ही क्लियर कर दिया मैम ने, मैं तो आने वाला था उसी पे। ठीक है, ट्रेडिंग का बेट था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मामला ठंडा पड़ गया है। आज तो खबरों में भी था। डायरेक्टर आज कैसा कर रहा है? कुछ हाइड्रो वाली जेवी एवी कुछ कर रही थी, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था। हाँ, बढ़िया कर रहा है, 2.75% आज मजबूत, क्योंकि इसने किसी सिंगापुर के कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का 10 साल का मेरे ख्याल से एग्रीमेंट किया हुआ, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है वो, इसीलिए इस तरह का रिएक्शन है स्टॉक में। पर मंत्री साहब, अब लिया हुआ तो ऊपर भाव का है, क्या करूं? लिया ट्रेडिंग के लिए था, मामला फंस गया है। आशीष जी, मेजर सपोर्ट्स ब्रीच हो चुके हैं, जैसा कि ऑलरेडी स्टॉक नीचे आ चुका है, पर इसका जो मार्च के लो से 205 के आसपास वहीं से स्टॉक पलटा है, तो थोड़ा एक रेस्पाइट इनको मिल सकता है, हो सकता है 240 तक एक बाउंस स्टॉक में आ जाए, तो वहां पे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी ऊपर की इनकी बाइंग है। स्टॉप लॉस 205 का लगाएं, 205 मार्च 2025 के लोस है, और एग्जैक्टली वहीं से ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपना रिवर्सल दिखाया है, तो 205 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर में 240-45 भी आता है, तो एक बार का निकलने की सोचें। उछाल में निकलने की सोचेंगे, 240 के आसपास एग्जिट करने का मन बनाइएगा, तो हो सकता आपकी खरीद तो 270 की है शायद, पर ये बाउंस में एग्जिट करना है मैम। अच्छा, क्विकली वो इन्फोसिस, उससे मैं मूड समझना चाहता था। मंत्री साहब, इन्फोसिस का चार्ट। आशीष, 1415 एक सपोर्ट है, वो एक फाइनल रिजॉर्ट है, आपने सही कहा। आज अगर मार्केट इंफोसिस वगैरह भी अगर सपोर्ट कर देते तो मुझे लगा 24900 का लेवल आज ही पार हो जाना चाहिए था, पर जो न्यूज चल रही है, चाहे वो जॉब्स के रिलेटेड हो या जो भी न्यूज यूएस की कंपनीज के रिलेटेड चल रही है, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा वे ऑन कर रही है, और 1415 अगर ब्रीच होता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक में बन सकती है। तो अगर यहां से मार्केट को नीचे जाना है आशीष जी, तो निफ्टी आईटी हो सकता है कल्प्रिट रहे, पर जब तक 1415 होल्ड कर रहा है, स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस है, 1415 के नीचे वीकनेस काफी बढ़ सकती है। 14-15 इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रखिएगा, वो संभल गया तो ठीक है मामला, अदरवाइज वीकनेस काफी बढ़ने का खतरा। छोड़े जा रहा हूं इस शो में। इन्फोसिस मार्केट्स एकदम से तूल पकड़ा है। मंत्री साहब ने कहा भी था खरीदने के मौके हैं, भाई साहब एकदम से स्पाइक आया, 855 हर टिक के साथ नए हाईज दिन के बनाता हुआ ये भारतीय बाजार टचवुड। चलिए, इस नोट पर श्रद्धा मैम, कल्याणी मैम और इवन मंत्री साहब, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मंत्री साहब की पिक को रिकैप कर दूंगा मैं, स्टॉप लॉस वगैरह दिखा दूंगा साथ में, ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। टाटा मोटर्स तो हमने दिखा दिया था, इस समय की पिक, वो स्टॉप लॉस भी दिखा दिया था। हमारी अगली मुलाकात होनी है नो योर कंपनी में 1:27 पे, और आज एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया का टॉप मैनेजमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के। एक तो सीधे सीधे इनके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर बड़े इक्विपमेंट अप्लायंसेस पे टैक्स कट हुआ है, तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, प्लस जो ऑलरेडी इन्वेंट्री है उसका एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं ये लोग, सब पे बातचीत करूंगा। जुड़िएगा तब। नमस्कार।